जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हमने कल 2 सिद्धांत देखे थे और आज फिर उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 2 सिद्धांत कल देखे थे, उसमें से क्या था, एक था वफन का सिद्धांत और दूसरा था कांट का सिद्धांत। आज हम देखने वाले हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि ये सिद्धांत में अपन ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना ये आया था 1796 ईस्वी में। तो लाप्लास साहब के हिसाब से अपना जो सौरमंडल है उसका निर्माण कैसे हुआ वो देखते हैं हम, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, ये कांट साहब जो थे ना, कांट के जो सिद्धांत हमने कल पढ़े थे, कांट साहब के सिद्धांत में ही इसने कुछ मॉडिफिकेशन किया और अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या बोले कि जैसे कांट साहब ने क्या बताया थे कि कांट साहब ने सूर्य का निर्माण किया था। वो छोटे छोटे जो पदार्थ थे वो आपस में टकराए थे तो जलता हुआ एक बड़ा सा पिंड बना था कांट साहब के हिसाब से। लेकिन ये क्या बोलते हैं, लाप्लास साहब बोलते हैं कि पहले से ही जलता हुआ सूर्य था आकाश में। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इनके अनुसार क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ना, सन जो था वो पहले से ही था जो जल रहा था। पहले से था सन, जो ज्वाला मतलब वो क्या है, इसमें से ऊष्मा निकल रही थी और ये जलता हुआ सन पहले से आकाश में विद्यमान था। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो है ना ईंधन खत्म हो रही थी, ये आकार जो है ना इसका छोटा हो रहा था। आकार छोटा होने से क्या हुआ, आकार क्या हो रहा था, आकार छोटा हो रहा था। ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लाप्लास साहब का सिद्धांत है, ठीक है। आकार छोटा हो रहा था और आकार छोटा होने से इसकी जो वेग है, गति, वो क्या हुआ, बढ़ा। वो कांट साहब क्या बोले थे कि आकार इसके बड़े होने से, जैसे कण टकरा रहे थे, आकार की साइज बढ़ने से उसका वेग क्या हो रहा था, आकार बढ़ने से वेग क्या हो रहा था, कम हो रहा था, मतलब ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, आकार छोटा हो रहा था जिसके कारण वेग बढ़ रहा था। जो उनका वो नकारात्मक पक्ष था उसका यूज करके ये लाप्लास साहब ने अपना सिद्धांत दिए हैं। तो क्या हुआ, ये सन था जो कि चमक रहा था आकाश में, इसमें क्या हुआ कि घूर्णन गति इसका तेज हुआ क्योंकि ये इसका आकार छोटा हो रहा था। मतलब ये जो है ना आगे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, छोटा हो रहा था का क्या मतलब है, जैसे इसकी जो है ईंधन खत्म हो रही थी तो वो छोटा होने लगता है ना, तो वैसा ही ये छोटा हो रहा था। फिर क्या हुआ कि इसके वेग में गति होने के कारण, यानी वेग जो है ना अत्यधिक तेज होने के कारण इसमें से एक वो निकला, पदार्थ निकला, ये मान लो ये एक वलय के रूप में निकला। सन से क्या हुआ, चारों तरफ एक वलय के रूप में पट्टी निकला सन से जलता हुआ, और बाद में यही पट्टी में क्या हुआ, शीतलीकरण की क्रिया हुई, शीतलीकरण की क्रिया हुई और यहीं से ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ। ये क्यों, कौन बोल रहे थे, ये लाप्लास साहब बोल रहे थे। तो लाप्लास साहब का क्या है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो है ना, ये सन जो निहारिका, सन को क्या बोलते हैं अपन, निहारिका बोल सकते हैं ना। तो ये मतलब इस निहारिका से निर्माण हुआ है इसका, ग्रह उपग्रह का, इसलिए ये निहारिका परिकल्पना के नाम से फेमस है। तो ये था लाप्लास साहब की निहारिका परिकल्पना। अब इसके प्रभावी और मतलब क्या बोलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष आप अपने हिसाब से लिख लो, जो भी होगा। नकारात्मक पक्ष क्या होगा इसका, और दूसरा सकारात्मक पक्ष क्या होगा। वो आप खुद सोचो और लिख लो। जैसे मैं 1-2 आपको सोच के बताता हूँ। सबसे पहला तो इसका सकारात्मक पक्ष में क्या आ सकता है, ये बताओ। सकारात्मक पक्ष में ये तो कि जो इसका निर्माण जो हुआ है वो शीतलीकरण की प्रक्रिया से ही हुआ है, ये तो सही बात है, शीतलीकरण से हुआ है, ठीक है। ये इसका मतलब सकारात्मक पक्ष में आ जाएगा। और नकारात्मक पक्ष में इसमें क्या आ जाएगा, सोच के बताओ जल्दी। नकारात्मक पक्ष में आप इसमें क्या लिख सकते हो, एक बार सोचो फिर बताओ। कुछ समझ में आया, चलो ठीक है। देखो क्या हुआ कि इसका नकारात्मक पक्ष में आप ये बोल सकते हो कि ये जो है ना निहारिका कहाँ से आया, यानी सन कहाँ से आया, इसकी चर्चा नहीं की गई थी।
निहारिका कहाँ से आया, इसकी चर्चा नहीं की गई थी। और दूसरा, जो ये लाप्लास साहब थे ना, उन्होंने क्या बताया कि ये जो वलय था ना, ये वलय 9 टुकड़ों में टूटा और वही 9 क्या है, ग्रह बने। इनके अनुसार वो जो टुकड़ा है ना, वो 9 टुकड़ों में मतलब खंडित हुआ, वो वही 9 ग्रह बने। तो इसमें एक नकारात्मक पक्ष में हम ये भी बोल सकते हैं कि 9 ग्रह में ही क्यों टूटा, इसकी व्याख्या नहीं की गई। 9 टुकड़ों में ही, जैसे मान लो ये वलय रहा होगा तो 9 में ही क्यों टूटेगा, क्योंकि आप तो ऐसा बोल सकते हो ना कि हमें पता था पहले से कि 9 ग्रह हैं, अभी तो प्लूटो हटा दिया गया है, लेकिन उस टाइम पे था 9 ग्रह है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा सिद्धांत देते हैं जिसमें बोल देते हैं कि वो 9 टुकड़ों में टूटा। तो ये तो मतलब इसको मतलब नकारात्मक ही माना जाएगा कि आपको पहले से पता था इसलिए आप बता दिए कि 9 टुकड़ों में टूटा। ये इसके नकारात्मक पक्ष है। बाकी सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष आप और अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो भी आपको इसमें कमी दिख रहा हो। तो ये हो गया लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। थोड़ा तेज़ चलते हैं क्योंकि अपन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, अपन को सौरमंडल पूरा भी पढ़ना ही है, इसकी उत्पत्ति पे ज़्यादा दिन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट बनता है वो क्या है, चेम्बरलेन। चेम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना। चेम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना, इसको देखते हैं। इसमें एक वर्ड आया है क्या, ग्रहाणु। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रहाणु क्या है ना। तो देखते हैं ग्रहाणु क्या है। तो चेम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना, अच्छा एक सेकंड, सबसे पहले ये आया कब था, 1905 में। ठीक है, चेम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना में पहले हम ग्रहाणु को समझते हैं। तो ग्रहाणु क्या होता है कि चेम्बरलेन साहब के अनुसार ब्रह्मांड में जो 2 तारे हैं ना, 2 तारे के बीच में जो वो पाए जाते हैं, जैसे 2 तारे, एक ये तारे हैं और ये तारे हैं, इन 2 तारों के बीच में जो स्पेस है ना, इसमें बहुत सारे कण पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे कण पाए जाते हैं। इसी को चेम्बरलेन साहब ने क्या नाम दिया है, ग्रहाणु का नाम दिया है। और इनके अनुसार से ये जो कण थे ना, इसी कण से किसका निर्माण हुआ है, अपने सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तो अपन ग्रहाणु समझ गए, यानी आकाश में जो उपस्थित है वो बहुत सारे कण, वो क्या है, ग्रहाणु है। चलिए ठीक है, ये हम समझ गए। हाँ, अब हम देखते हैं चेम्बरलेन के अनुसार क्या हुआ। तो सबसे पहला जो चेम्बरलेन साहब बोले थे कि ये तो अपना एक सन था और दूसरा था एक साथी तारा। ये कौन है, साथी तारा। ये सन था। एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एक उसको ध्यान रखना, ये पूरा होने के बाद। हमने आपको द्वैतवादी और अद्वैतवादी पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये सन है और ये साथी तारा था। और ये चेम्बरलेन साहब के अनुसार ये जो सन था ना, वो क्या था, ठोस था। ये देखो, आप अभी से अगर आप सोच पा रहे होगे तो इसके नकारात्मक पक्ष में तो एक यही आ जाएगा कि सन को ये ठोस बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोले कि सन था अपना ठोस अवस्था में, एक साथी तारा था। साथी तारा क्या हुआ, घूर्णन करते हुए, और साथी तारा जो था ना, इसका मतलब सूर्य की तुलना में अत्यधिक साइज में बहुत बड़ा था सूर्य की तुलना में। और ये घूर्णन करता हुआ क्या हुआ, अपने सन के पास से गुजरा। देखना, इसको समझना, सन के पास से गुजरा। चूंकि सन ठोस था तो यहाँ से कुछ ग्रहाणु वही कण जो हमने बताया कि ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे कण थे वो, तो यहीं से जो है ना कुछ ग्रहाणु निकले। जैसे मान लीजिए ये ग्रहाणु इसकी तरफ आगे बढ़ा। चूंकि ये क्या है, ये जो साथी तारा था वो आगे जा चुका था, मान लीजिए साथी तारा यहाँ आ गया था, तो ये, और ये ग्रहाणु कहाँ आ गया, ये ग्रहाणु इसके साथ भ्रमण करते हुए मान लीजिए यहाँ आ गया, है ना, इसकी गति करते करते, यानी ये सन से निकल के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये जाना चाह रहा था साथी तारे के साथ, चूंकि साथी तारा की स्पीड बहुत अत्यधिक थी, ये आगे निकल गया। और ये जो बाहर निकला था ग्रहाणु, ये सन के ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। और बाद में इसी में क्या हुआ, जो ग्रहाणु निकले थे उसी में छोटे ग्रहाणु और बड़े ग्रहाणु के बीच में जो आकर्षण हुआ, और आकर्षण के फलस्वरूप ग्रह और उपग्रह और तथा क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। ये था चेम्बरलेन साहब के अनुसार। समझ में आया? चलो एक बार और बताता हूँ मैं। जैसे उन्होंने क्या बताया कि एक सन था अपने पास, सन था, और सन कौन सा था, ठोस अवस्था में था सन। उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट रुको, ये है ना, पता नहीं क्यों सूख जाता है ये। जैसे
एक साथी तारा था और एक सन था। सन ठोस अवस्था में था, इससे क्या हुआ, साथी तारा जो है ना गति करता हुआ कहाँ आया, सूरज के पास से गुजरा। सूरज के पास से गुजरा तो सन, यानी ये अपना जो सन था उसके पास से जो गुजरा ना, तो सन से एक मोटी परत में एक मान लो बहुत सारा ग्रहाणु ग्रेविटी के कारण साथी तारे के साथ भ्रमण करने के लिए, साथी तारे के साथ जाने के लिए निकला उसमें से। चूंकि साथी तारा दूर चला गया तो ये ग्रहाणु उसके साथ नहीं जा पाया, और जिसके कारण जो है ना ये सन की ग्रेविटी के कारण उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, और बाद में इसी में शीतलीकरण की क्रिया हुई, और शीतलीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ग्रह पुरा इत्यादि का निर्माण हुआ। ये कौन ने बताए थे, चैम्बरलिन साहब। अब इसके सकारात्मक पक्ष, क्या था और दूसरा नकारात्मक पक्ष क्या था। देखो सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष ये आपके अपने हिसाब से आप दे सकते हो, इसलिए इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स पॉइंट होगा। ये थ्योरी ऐसा है, अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गया जो कि इस चैम्बरलिन साहब ने जो बोला है, तो आप अपने हिसाब से दो, आपको इसमें क्या कमी लग रहा है। तो सकारात्मक नकारात्मक पक्ष पहले देख लो। सबसे पहले नकारात्मक पक्ष ये बता रहे हैं कि ये ठोस था, जो कि नहीं था। सूर्य कभी भी ठोस नहीं था, सूर्य कभी भी ठोस नहीं था। तो ये क्या हुआ, ये इसका नकारात्मक पक्ष हो गया कि सूर्य ठोस नहीं था। दूसरा कि ये दो तारे, ये और ये, यानी दो तारे के बीच में हमेशा इतनी डिस्टेंस होती है कि वो दो तारे जो है ना कभी भी, यानी मान लो ये दो तारे रहे होंगे तो ये इतने करीब से नहीं जा सकता है कि वहाँ से यानी पहले तारे से कुछ कण को बाहर निकाल दे। तो ये भी इसके नकारात्मक में आप लिख सकते हो। इसका सकारात्मक में आप क्या लिख सकते हो कि इसका जो है ना निर्माण ग्रहाणु से हुआ है, ये सही बात है। किसका, इसका का मतलब किसका, सौरमंडल। सौरमंडल का निर्माण ग्रहाणु से ही हुआ है, ये सही बात है। और दूसरा कि ये जो है ना ये सिद्धांत, जैसे ऐसे आ रहा था साथी तारा, तो चूंकि ये सब एक ही दिशा में ऐसे गति करने लगा, यानी ये थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं थोड़ा बहुत इस चीज़ को स्पष्ट कर रहा था कि ये जो है ना अपना सौरमंडल में जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हैं, ये थोड़ा बहुत स्पष्ट कर रहा था। तो ये भी आप सकारात्मक पक्ष में लिख सकते हो। तो ये हो गया अपने चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम आपसे इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि आप इसका जवाब दे पाते हो कि नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि जो हम पढ़े थे सिद्धांत दो तरह के होते हैं, एक क्या अद्वैतवाद, अद्वैतवादी, और दूसरा द्वैतवादी, द्वैतवादी। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सिद्धांत चैम्बरलिन साहब का सिद्धांत, ये किस में आएगा, अद्वैतवादी में कि द्वैतवादी में। हमने अद्वैतवादी सिद्धांत में ये बताया था कि इसमें एक तारे से रिलेटेड है, और इसमें बताया था दो तारे से रिलेटेड है। अब बताओ, ये एक सन एक तारा हो गया और ये साथी तारा एक तारा हो गया, तो इस हिसाब से क्या है, दो तारे का यूज हुआ इसमें, और दो तारे का यूज हुआ, इसलिए ये कहाँ आ जाएगा, द्वैतवादी सिद्धांत में। ये था अपना चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अब दूसरा देखते हैं। अब जो अपने पास जो आता है वो है जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना, इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं, ये क्या बताता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार देखो, थोड़ा तेज चलते हैं ना अपन। ये अपना एक सन था जो क्या है, जल रहा था, है ना, जलता हुआ। ये जलता हुआ एक सन था अपने पास, और ये यहाँ पे था एक साथी तारा। क्या हुआ कि साथी तारा गति करता हुआ यहाँ आया, सूरज के पास आया, और सूरज से जलता हुआ ही एक फिलामेंट के रूप में पदार्थ निकला। ये मान लो यहाँ पे साथी तारा आया, फिलामेंट के रूप में निकला, और चूंकि ये गति करता हुआ आगे जा रहा था साथी तारा, तो ये भी कुछ दूर तक गति किया, लेकिन ये गति इसकी ज़्यादा फास्ट होने के कारण साथी तारा जो है बहुत दूर जा चुका था, बहुत दूर चला गया। अब क्या हुआ कि बहुत दूर गया तो ये फिलामेंट बेचारा पछता रहा था, मतलब
क्योंकि देखो ये क्या किया कि ये साथी तारे के बुलाने पे ये आ तो गया, लेकिन अब साथी तारा इसको छोड़ के चला गया। वही बात हो गई, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये आ गया है ना। अब क्या हुआ, जैसे ये आगे चला गया तो अब क्या है, इसको किसके ग्रेविटी मिली, फिर सूर्य का ग्रेविटी मिला, फिर लास्ट में इसको सूर्य का ही सहारा मिला और ये ग्रेविटी के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ये था जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। अब देखो इसका प्रभावी पक्ष और नकारात्मक पक्ष आप दिमाग लगाओ एक बार, इसको फिर से समझना। मैंने क्या बोला, जो अभी जो हमने पढ़े थे उसमें क्या था, सूर्य जो था वो ठोस था, लेकिन इसमें सूर्य ठोस नहीं है, ये जलता हुआ था। क्या हुआ कि एक साथी तारा था, वो सूर्य के समीप से गुजरा तो सूर्य पे ग्रेविटी लगने के कारण उसमें से एक फिलामेंट के रूप में इस तरह से निकला पदार्थ, जो था फिलामेंट के रूप में निकला। वो फिलामेंट का क्या था कि दोनों साइड पतला था और बीच में मोटा था। ये देखो, ये और ये पतला है और बाकी बीच में क्या है, मोटा है। इस तरह से एक फिलामेंट निकला। चूंकि साथी तारा दूर चला गया था तो ये फिलामेंट सूर्य के ग्रेविटी के कारण उसका चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। अब देखो, अब इसका सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। ये तो आपके लिए होना चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक आप खुद लिखो, जो भी लिखना हो या जो भी सोचना हो आप सोचो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सकारात्मक पक्ष क्या होगा, यही वो जो गति कर रहा है, यानी उसके एक साइड में इसको, ये भी थोड़ा बहुत ये बताने में सफल रहा कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है, ये भी आप सकारात्मक में लिख सकते हो। दूसरा सकारात्मक में क्या होगा कि ये जो बताएं ना, जैसे देखो इन्होंने ये बताने में स्पष्ट किए कि जो सौरमंडल में ग्रह है तो पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा है, और एक तो अपवाद है यहाँ, उसको छोड़ो, फिर उसके बाद उससे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर छोटा है और फिर छोटा है। इस तरह से अपने ग्रह की आकार है। तो ये बताने में वो स्पष्ट हुआ, क्योंकि देखो जैसे ये साइड में पतला था तो ये पतला पतला चलता गया, फिर बीच में मोटा हुआ तो ये मोटा हो गया, ऐसा एक। अब ये एक्सेप्शन है, मंगल को हटा के चलना, ठीक है, ये हुआ। और फिर लास्ट में फिर पतला था तो फिर लास्ट में छोटा होता गया। तो यानी ये वाला जो था ना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय, हाँ ज्वारीय परिकल्पना, ये बताने में सफल रहा कि जो अपना ग्रह है सौरमंडल का, मतलब सफल क्या रहा, थोड़ा थोड़ा बहुत सफल रहा ये बताने में कि जो अपने ग्रह है वो शुरू में छोटे हैं, फिर बीच में बड़े आते हैं, फिर लास्ट में छोटे कैसे हो जाते हैं। तो ये भी इसके सकारात्मक पक्ष में लिख सकते हो। नकारात्मक पक्ष में क्या लिख सकते हो, यही कि दो तारे के बीच बहुत इतनी ज़्यादा दूरी होती है कि एक तारा दूसरे तारे से मटेरियल को बाहर नहीं निकाल सकता, ये इसका नकारात्मक पक्ष में आप लिख सकते हो। बाकी आपको जो भी समझ आ रहा होगा वो लिख दो, ठीक है। तो ये क्या था, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक, उसके बाद धीरे धीरे हम अपने आएंगे ओरिजिनल वाले पे। ये सब क्या था, ये सब फेल हो गया था, लेकिन चूंकि अपने सिलेबस में है तो इसलिए अपने को ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपने पास आता है अंतर तारकीय धूल परिकल्पना। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है, ठीक है। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना देखते हैं। इसको जो दिए थे उसका नाम था स्मिड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने बताया कि जो धूल परिकल्पना, सबसे पहले इसको अंतर तारकीय धूल परिकल्पना क्यों कहा जाता है वो समझो। ये जो अपना वो है आकाशगंगा है, ठीक है, आकाशगंगा है, ये सेंटर है। सेंटर के आसपास बहुत सारे धूल के कण थे। धूल के कण यानी वही जो तारे के बीच में रहते हैं, यानी इसको ग्रहाणु टाइप बोल सकते हो। धूल के कण थे। तो इनके अनुसार जो है ना, स्मिथ साहब के अनुसार इन्होंने क्या बोले, जैसे मान लो ये अपना सन था, तो ये सन ऐसा बनाते हैं ना, सन क्या हुआ, चक्कर लगाते लगाते एक बार क्या हुआ कि वो यहाँ से गुजरा, ब्लैक होल के करीब से गुजरा, ठीक है। वो करीब से गुजरा तो चूंकि उसके आसपास बहुत सारे धूल के कण थे, तो इन्होंने ये धूल के कण थे तो क्या हुआ कि ये धूल के कण ये सूर्य के साथ निकला, जैसे ये ऐसा मानो यहाँ से सूर्य आगे निकला, ठीक है, ये आगे आया तो उसके बाद फिर ये आगे आया सूर्य, है ना, यानी यहाँ सूर्य आया तो ये जो धूल कण थे ये इसके चारों तरफ एक वलय के रूप में इकट्ठा हो गया इसके ग्रेविटी के कारण,
ठीक है, इसके वलय के रूप में इकट्ठा हो गया, और ये सूर्य जैसे यहाँ से दूर हुआ, मतलब आगे बढ़ता गया, वो वलय के रूप में इकट्ठा हो गया, बाद में फिर वही वलय क्या हुआ, आपस में टकराते गए और इससे ग्रह उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। ये कौन है, अंतरतारीय धूल परिकल्पना के हिसाब से। अब देखो इसमें इसका जो है सबसे पहले सकारात्मक पक्ष देखो, सकारात्मक पक्ष, और दूसरा नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। एक तो सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। अब देखो और बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? चलो मैं बताता हूँ। सकारात्मक पक्ष क्या है? सकारात्मक पक्ष तो यही होगा कि वो धूलकण से ही हुआ है, वो वाला इसका सकारात्मक पक्ष में आप डाल सकते हो। बाकी आपको जो और भी लग रहा होगा वो भी लिख सकते हो। नकारात्मक पक्ष में क्या हो सकता है? देखो, एक तो इसका नकारात्मक पक्ष में ये हो सकता है कि अगर सूर्य ब्लैक होल के पास से गुजरा था, ब्लैक होल के पास से गुजरा था, तो उस सूर्य को दोबारा भी ब्लैक होल के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो उसका रास्ता रहा होगा तभी तो वहाँ गया, वो उसका पाथ रहा होगा। तो उस हिसाब से अगर पहली बार जब गया होगा वो ब्लैक होल के पास, तो 9 ग्रह बने होंगे, मान लो, एक कल्पना करके मान लो। तो अगर दूसरी बार भी जब जाएगा तो एक आध ग्रह तो बन ही जाते कम से कम। लेकिन क्या वो 9 ग्रह के अलावा, जो अभी तो 8 है, बट वो प्लूटो पहले ग्रह था, है ना, वो जब पढ़ेंगे हम तब बताएंगे आपको कि क्यों वो हट गया ग्रह से। तो इस सिद्धांत को हम माने, अंतरतारीय धूल परिकल्पना को, स्मिथ साहब के सिद्धांत को अगर हम माने, तो इसमें ये हम बोल सकते हैं कि ग्रह का निर्माण अभी भी होना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य तो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, सूर्य तो अभी भी है। और सूर्य अगर अभी भी है, तो अगर एक बार वो यहाँ गया था ब्लैक होल के पास, वो सेंटर में, तो सेंटर के पास, तो ये दोबारा भी वहाँ जाता, और दोबारा जाता तो दोबारा धूलकण को उठा के लाता और दोबारा एक और बहुत सारे ग्रह बनाते। तो ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट था, ये आप नोट कर लेना। बाकी आप ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, तो आप वो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट आप अपने हिसाब से और सोच सकते हो। ठीक है, अब हम इसको बढ़ते हैं आगे, और अब हम सीधा जाते हैं अपने मेन वाले सिद्धांत पे जो वैलिड है। ये सब था, क्या बोलोगे इसको, एकदम बकवास। ये वही साइंटिस्ट है जिसको आता जाता कुछ नहीं है, अपना अपना ज्ञान दे दिए और हम लोगों का सिलेबस बढ़ा दिए, है ना। तो अब जो आता है उसको हम बोलते हैं नोवा सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं अपन? नोवा सिद्धांत। अरे यार, नोवा सिद्धांत, या इसको एक सुपरनोवा सिद्धांत भी कहते हैं। सुपर नोवा सिद्धांत, आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा कि सिद्धांत किस, अब देखो अपने को पता है सुपरनोवा क्या होता है, ठीक है, तो ये मत, क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी तारे के निर्माण में सुपरनोवा क्या होता है, तो आपको नाम से भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि सुपरनोवा सिद्धांत या नोवा सिद्धांत क्या होगा। तो देखो इनके अनुसार क्या हुआ। एक तो सूर्य था, इस सिद्धांत के अनुसार देखना, एक सूर्य था जो जैसा है अभी सूर्य वैसा ही सूर्य था, जल रहा था, ठीक है, ये हो गया। दूसरा नंबर क्या था? एक साथी तारा था। ये क्या था? साथी तारा, सूर्य का साथी तारा था। चूंकि सूर्य का साथी तारा अपने डेथ अवस्था में जा रहा था, यानी वो मरने वाला तारा था, बहुत पुराना हो गया था, तो ये क्या हुआ, इसमें एक विस्फोट हुआ, सूर्य से बहुत ज़्यादा बड़ा था तुलना में, है ना, इसकी आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसमें होता है एक सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट। हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि सुपरनोवा विस्फोट कब होता है, जब वो चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा होता है, तो वही आगे चल के सुपरनोवा विस्फोट होता है, ठीक है। ये हो गया, सुपरनोवा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद क्या हुआ इसमें, वो देखो, इसमें से जो विस्फोट हुआ ना, तो ये कण इसके जो है बाहर निकले, है ना, इसमें जो वो विस्फोट होगा तो क्या होगा, कोई भी जैसे ये तारा रहा होगा, तो विस्फोट होने के बाद जो उसमें जो पदार्थ थे वो सब इधर उधर हो गए, है ना, इधर उधर हो गए। चूंकि इसका साथी तारा सन था, तो इसके कुछ पदार्थ सन के ग्रेविटी के पास आ गया, और वो सन की ग्रेविटी के पास आके इसके चारों तरफ वलय बना लिया, ठीक है। चूंकि साथी तारा क्या था, सूर्य के करीब था, तो यहाँ से जो कण निकले ना, वो विस्फोट होने के बाद, तो यहाँ से जो कण निकले वो सूर्य की ग्रेविटी में आ गए, और सूर्य की ग्रेविटी में आने के बाद वो सूर्य के चारों तरफ क्या हुआ, चक्कर लगाने लगा, ठीक है।
और सबसे पहले दूसरा ये सिद्धांत दिया किसने था, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, विलियम होयल और लिटलेटन। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिए थे। ठीक है, समझना इसको एक बार फिर से। मैंने क्या बोला कि एक सन था अपना जो जल रहा था पहले ही से ही ऑलरेडी, ये था अपना एक सन, और एक था साथी तारा। चूँकि साथी तारा सन की तुलना में बहुत बड़ा था आकार में, मतलब इतना बड़ा था कि क्योंकि चंद्रशेखर सिंह हम अपन को पता है, और इस तारे में क्या हुआ था, सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। सुपरनोवा विस्फोट तभी हुआ होगा ना कि सूर्य से वो बड़ा रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, सुपरनोवा विस्फोट हुआ। चूँकि ये तारा मरने वाला था, तो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात क्या हुआ कि इसके जो कण ब्रह्मांड में फैल गए इसके कण। और ये इसका कण जो है ना, चूँकि इसका साथी तारा सन था, तो सन के पास कुछ इसके जो पदार्थ थे वो सन की ग्रेविटी में आ गए और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ठीक है, और उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ, वही पदार्थ जो है ना संघनन की क्रिया हुई और वो सब एक दूसरे के करीब आने लगे, और जिसके से क्या हुआ, ग्रह उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। ग्रह उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह का निर्माण हो गया। ये बात खत्म इस तरह से, और यही सिद्धांत अभी वैलिड है। तो इसमें आप सकारात्मक नकारात्मक क्या लिखोगे, अब ये वैलिड है मतलब अभी तक तो वैलिड है, इसके बाद कोई नया लाओ तो इसमें सकारात्मक नकारात्मक ढूंढना, है ना। तो ये हमने देख लिया आज। वैसे तो और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सबको अगर पढ़ेंगे तो फिर अपन इधर ही रह जाएंगे। आज वैसे भी 2 अपन ने इसके देख लिए, 2 लेक्चर आ गए इसके, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज हम इसको ख़त्म करते हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब कल जो हम शुरू करेंगे, कल हम सीधा सौरमंडल की जो सबसे पहली वो है, क्या नाम है उसका, सबसे पहला जो इसका मुखिया है सूर्य। तो सबसे पहले हम कल अब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो भी उसके ग्रह हैं, सबसे पहले मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेनस के बारे में, शुक्र के बारे में, फिर उसके बाद आगे पृथ्वी के बारे में, फिर यानी जो जिस क्रम में है उसी क्रम में हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, और इस तरह से हम अपने सौरमंडल को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।